हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों हम लोग साइंस का मॉक टेस्ट। ये आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सबसे पहले क्लास कीजिए, उसके बाद आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा दोस्तों। क्लास करने में मज़ा ना आए तो कहना दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला सवाल दोस्तों दिया गया है, लेट नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल आपका दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, बताइएगा दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस या बेलनाकार लेंस। दोस्तों आपका जो ये मॉक टेस्ट होगा, आप मुश्किल से आधे घंटे इस मॉक टेस्ट में दीजिएगा। इसमें आपका आधा घंटा बर्बाद नहीं होगा दोस्तों। क्लास करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम अपना टाइम कहाँ पे दिए। आपका दोस्तों ये टाइम आधा घंटा हम बर्बाद नहीं होने देंगे दोस्तों, काफ़ी कुछ सिखा कर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया, सिर्फ हम आपको आंसर नहीं बताएंगे, उसका पूरा डिफिनेशन बताएंगे। देखिए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे क्या लगाइएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अवतल लेंस। अब दोस्तों निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है, बहुत जगह इंग्लिश में मायोपिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो हो सकता है निकट दृष्टि दोष ना दे करके आपको मायोपिया भी दे दे। ठीक है, तो ये भी दे सकता है। तो आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस फिर भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मायोपिया बोल दे या निकट दृष्टि दोष बोले, है ना, इंग्लिश में उन्हें ही मायोपिया कहा जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा उसमें किस लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का। याद रहेगा दोस्तों। अगले सवाल पे आए। देखिए दोस्तों आपका यहाँ पे दूसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है, बताइएगा दोस्तों। चारकोल, कोक, हीरा या फिर लकड़ी, इन चारों ऑप्शनों में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। राइट आंसर क्या लगाइएगा दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पे डी होगा, लकड़ी। अब दोस्तों दिमाग में आता होगा कि सर चारकोल, कोक या फिर हीरा क्यों नहीं होगा। तो देखिए चारकोल, कोक और हीरा, ये जो तीनों आपको दिख रहा है ना, इन तीनों का जो मुख्य तत्व है वो कार्बन है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का मुख्य तत्व क्या है, कार्बन। कार्बन से ये बना हुआ होता है। और कोयला जो दोस्तों आपका होता है, इनका भी मुख्य तत्व दोस्तों कार्बन ही होता है। ठीक है, तो चारकोल, कोक और हीरा का भी मुख्य तत्व कार्बन हो गया, कोयला का भी मुख्य तत्व कार्बन हो गया। लेकिन लकड़ी दोस्तों, लकड़ी का मुख्य तत्व कार्बन नहीं है दोस्तों, यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, यह एक क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ। जटिल कार्बनिक पदार्थ का मतलब समझ रहे हैं, इसमें न सिर्फ कार्बन है बल्कि आपका हाइड्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, है ना। आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन भी है ना, फॉस्फोरस भी है। तो इस प्रकार से कई पदार्थ इसमें मिक्स होते हैं। तो इसीलिए लकड़ी क्या है, इसमें कोयला का मात्रा इन तीनों के अलावे कम होता है। ठीक है, क्योंकि यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अब जटिल कार्बनिक पदार्थ का भी मतलब आप समझ गए, वह सिर्फ कार्बन से नहीं बना होता है, वह अन्य कई तत्वों से मिलकर बना होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि किसमें सबसे कम कोयला का मात्रा होगा, तो भाई लकड़ी में होगा, क्योंकि लकड़ी जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इसका मुख्य तत्व कार्बन नहीं है। बाकी इन तीनों का कार्बन है और कोयला का भी कार्बन है। ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों, यहाँ पे लकड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए आपका तीसरा सवाल है। सवाल आपका बोला जा रहा है, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, आराम से आंसर दीजिए। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होगा कांच में प्रकाश का वेग। अच्छा, इनको अगर एक एक करके लिखें तो कैसे होगा, देखिए 10⁸ का मतलब क्या हुआ कि 10 को हम 8 बार गुना करें, है ना, 10 × 10 × 10। अच्छा 10 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो क्या होता है, 10 दही 100 होता है ना दोस्तों, 100, यानी कि 1 पर 2 शून्य होता है। यानी कि 10 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं, इसको अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो 2 शून्य आता है, 2 शून्य आता है ना। तो हम अगर 10 को 8 बार गुना करें तो 1 पर कितना शून्य आएगा, 8 शून्य आएगा ना। तो यहाँ पे 10⁸ दिया गया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य आएगा, 8 शून्य आएगा दोस्तों। लेकिन एक से फिर इसमें गुना होगा, है ना, 2 से यहाँ पे गुना करने बोले, यानी कि यह जो 1 है यह आपका 2 बन जाएगा, इतना होगा। अब इसको दहाइए दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 20 करोड़ हो गया आपका यहाँ पे। तो 20 करोड़ मीटर प्रति सेकंड भी ऑप्शन में आपको दे सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन ना दे करके आपको 20 करोड़ मीटर प्रति सेकंड भी दे सकता है, तो फिर भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, हो सकता है इसको किलोमीटर में भी परिवर्तित कर दे, है ना। यहाँ पे 3 शून्य खत्म कर देगा, किलोमीटर में अगर परिवर्तित करना है क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, 3 शून्य आपका खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा, इतना दे करके और किलोमीटर प्रति सेकंड कर देगा, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों इसको पूरा डिफिनेशन में जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। देखिए अगला सवाल आपका पूछा गया है कि प्रकाश का वेग होता है कितना, यानी कि नॉर्मली प्रकाश का वेग कितना होता है। वहाँ पे कांच में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि कांच में नहीं, सिर्फ बोल रहा है कि नॉर्मली प्रकाश का वेग कितना होता है। तो जाहिर सी बात है, कांच में क्या होता है, प्रकाश का वेग थोड़ा सा उसका घट गया होगा, है ना, कांच उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लिया होगा प्रकाश को, लेकिन प्रकाश का वेग नॉर्मली तो उससे ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे सी लगाइएगा,
3000 है ना, 3000 नहीं दोस्तों 30,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख सॉरी, यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा क्या, प्रकाश का वेग। किस चीज़ में भाई, मतलब नॉर्मली वातावरण में जितना वो प्रकाश का वेग होता है कितना होता है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर किलोमीटर को मीटर में बदल दे दोस्तों तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पे दोस्तों बस 3 शून्य आ जाएगा ना, 3 शून्य आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। वहाँ पे कितना था, 20 करोड़ मीटर प्रति सेकंड था ना, यहाँ पे 30 करोड़ मीटर प्रति, यानी कि 10 करोड़ मीटर प्रति सेकंड का फर्क हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे सी लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। इसको भी आप 10 टू द पावर में कर सकते हैं, ठीक है। 10 टू द पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 गुना 10 टू द पावर 8 और मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे 3 शून्य को भी काउंट किए हैं। अगर किलोमीटर में बोलेंगे तो 3 शून्य हटा करके लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आंसर वही है लेकिन उसको उलट फेर करके लिख भी सकता है और आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है। इसीलिए दोस्तों सवाल को कीजिए तो पूरा एकदम से निचोड़ करके रख दीजिए, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलें। अच्छा, सवाल करने में दोस्तों रियल बताइएगा, अच्छा लग रहा है यानी क्या कमी रह गया है दोस्तों, और हम किस तरीके से आपको समझा सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, बोला गया निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्म है। बताइएगा दोस्तों, इनमें से, इन चारों में से किसका हम इंडोस्पर्म वाला भाग खाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे ए लगाइएगा, नारियल का, ठीक है दोस्तों। इंडोस्पर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, बिल्कुल भ्रूणपोष। जो भी दोस्तों आप समझ रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, भ्रूणपोष उसको बोलते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म दोस्तों आपका इंग्लिश नाम है और हिंदी नाम इसका क्या है दोस्तों, भ्रूणपोष, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे सवाल ये पूछ दे कि निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग भ्रूणपोष है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा क्या, नारियल, आपका करेक्ट होगा। अच्छा, अगर सेब दे दिए ऑप्शन में तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका पुष्पासन भाग खाया जाता है। अंगूर का दोस्तों कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों, इसका फल भित्ति खाया जाता है ना, फल भित्ति या फिर बीजंडासन। सेम अमरूद का भी यही होता है, फल भित्ति या फिर बीजंडासन, है ना। फल भित्ति या फिर बीजंडासन, अंगूर का भी हो जाएगा, अमरूद का भी हो जाएगा। सेब का कौन सा भाग खाते हैं तो पुष्पासन। इस प्रकार से होता है दोस्तों कि किसका कौन सा भाग खाया जाता है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है, इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे नारियल है, नारियल का बोल रहा है कि इंडोस्पर्म किसका भाग है, तो नारियल का दोस्तों, ठीक है। भ्रूणपोष भी बोल सकता है तो नारियल लगाइएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नारियल। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए छठा सवाल आपसे पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, बताइएगा मेरे भाई। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया किसने था, न्यूटन, आर्यभट्ट, केपलर या फिर कोपरनिकस। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को थोड़ा सा और डिफिनेशन में जानने का कोशिश करते हैं। वैसे तो आप सभी को जवाब पता होगा दोस्तों, राइट आंसर न्यूटन होगा। देखिए न्यूटन ने कहा क्या था, गुरुत्वाकर्षण का इनका सिद्धांत क्या था कि दो कणों के बीच का आकर्षण बल जो होता है ना, यानी कि जो फोर्स होता है ना, दो कणों के बीच का आकर्षण बल, उन दोनों कणों के जो द्रव्यमान होते हैं, यानी कि दोनों कण का द्रव्यमान एक m1 मान लेते हैं, एक m2 मान लेते हैं, तो दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यहाँ पे बराबर का चिन्ह ना देकर के हम समानुपाती का चिन्ह यूज करेंगे। तो दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो गया, और दोनों कणों के बीच के दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, देखिए उल्टा हो गया ना, बटे में नीचे आ गया, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है दोस्तों आपको गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, न्यूटन के अनुसार। और यहाँ पे दोस्तों अगर समानुपात का चिन्ह हम हटाते हैं दोस्तों, तो F बराबर इधर रहेगा और बराबर इधर क्या आता है दोस्तों, G आता है गुना में, बाकी यही m1 और m2 रहता है दोस्तों, और बटे का r स्क्वायर होता है दोस्तों। ये इस G को हम क्या बोलते हैं सर, तो G को बोलते हैं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक बोला जाता है, ठीक है। सर इसका मान थोड़ा सा लिखा दीजिए ना। तो दोस्तों इसका मान याद रख लीजिएगा, 6.67 गुना 10 टू द पावर माइनस का 11, ठीक है, 11, और मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। याद रहेगा दोस्तों, 6.67 गुना 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक सिर्फ बताइए, तो ये मात्रक हो जाता है और ये उसका मान हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलें, आइए मेरे भाई अगले सवाल पे। अच्छा, एक यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, सर आर्यभट्ट ने क्या खोजा था। तो आर्यभट्ट ने दोस्तों आप सभी को पता होगा, आर्यभट्ट ने क्या खोजा था, शून्य का खोज किया था। आर्यभट्ट ने क्या चीज़ का, पृथ्वी गोल है, इसका भी खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने खोजा था। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यह भी किसने बताया, आर्यभट्ट ने ही बताया था। अच्छा सर, केपलर ने क्या चीज़ का खोज किया था। तो देखिए केपलर और कोपरनिकस में दो कॉम्बिनेशन है। देखिए कोपरनिकस ने ग्रहों की गति का खोज किया था, ठीक है, ग्रहों की गति का खोज किसने किया था, तो कोपरनिकस ने। लेकिन यह पूरा एकदम जो होता है ना, शुद्ध रूप से नहीं बता पाया, ठीक है। इसके बाद आया केपलर साहब, और इन्होंने थोड़ा सा अंदर जा करके अच्छे से रिसर्च किया, तो इन्होंने बताया तो ग्रह न सिर्फ गति करता है, बल्कि यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में गति करता है, ठीक है, एक निश्चित कक्षा में घूमता है, और अपने अक्ष पर भी घूमते हुए सूर्य का गति करता है। मतलब समझ रहे हैं, यह थोड़ा सा अंदर जाकर के थोड़ा सा डीप में जाकर गहराई से बताया कि ग्रह जो है सूर्य का गति तो करता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा तो करता है, ये बात हम मानते हैं, लेकिन वह एक निश्चित ऑर्बिट में ही, नहीं कि ज्यों त्यों जिधर तिधर वो गति नहीं करता है, वह एक निश्चित ऑर्बिट में गति करता है, और जो है
वह अपने धुरी पर भी घूमता है, सभी ग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन तो आपका आंसर हो गया। आर्यभट्ट के बारे में बता दिया आपको, केपलर बता दिया और कोपरनिकस। इन दोनों में स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, तो क्लियर हो गया ना आज। और देखिए आर्यभट्ट क्या है, ये बताया था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमते रहता है। ये अगर पूछ लिया जाए तो आर्यभट्ट लगाइएगा। ठीक है, तीनों का जो है थोड़ा-सा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज करने वाला सवाल हो जाता है दोस्तों। चलते हैं मेरे भाई अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल आपका 7 नंबर का पूछा गया है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है, बताइएगा। रासायनिक प्रतिक्रिया, भौतिक प्रतिक्रिया, या फिर दोनों हो, या फिर कोई नहीं। दोस्तों दही का जमना आप सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर ए होगा, रासायनिक प्रतिक्रिया। अच्छा सर, रासायनिक प्रतिक्रिया किसको बोलेंगे और भौतिक प्रतिक्रिया किसको बोलेंगे? तो देखिए रासायनिक प्रतिक्रिया वो प्रतिक्रिया होता है जो आप दोबारा बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर आप दूध से दही अगर जम रहा है तो किससे जम रहा होगा, दूध से। अगर आप दूध से दही को जमा दिए, ठीक है, तो अब आप वापस दही से दूध को बना सकते हैं क्या मेरे भाई? नहीं बना सकते ना। तो ये हो गया रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, और अगर जैसे हो गया गुब्बारे को फुलाना, जैसे गुब्बारे को फुलाना, जैसे गुब्बारे में एक बार हम हवा भरें, ठीक है, तो गुब्बारा फूल गया, वो तो अपनी प्रारंभिक अवस्था से चेंज हो गया। लेकिन फिर अगर हम उसको छोड़ दें तो उसका हवा बाहर निकलेगा और फिर वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, है ना। तो उससे हम क्या बोलेंगे, भौतिक प्रतिक्रिया। यानी वो प्रारंभिक अवस्था में अगर आ रहा हो तो भौतिक प्रतिक्रिया कहलाएगा, और अपने प्रारंभिक अवस्था में अगर नहीं आ पाए तो वह क्या हो जाएगा, रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया दोस्तों, ये होता है। जैसे मोमबत्ती का जलना हो गया, उदाहरण इसके कई सारे होते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना हो गया, क्या है सर, मोमबत्ती का जलना भौतिक प्रतिक्रिया है। देखिए मोम का पिघलना है भौतिक प्रतिक्रिया, लेकिन मोमबत्ती का जलना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मोमबत्ती का जो मोम होता है ना, जैसे ये इस प्रकार का, ये आपका मोमबत्ती हो गया, तो मोम का जो बत्ती होता है इसका जलना, मोम के बत्ती का जलना, ये हो गया आपका रासायनिक प्रतिक्रिया। लेकिन मोम का पिघलना ये आपका हो गया भौतिक प्रतिक्रिया। ठीक है दोस्तों, कई बार इसमें कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, याद रखिएगा दोस्तों इस चीज़ को। भौतिक प्रतिक्रिया हो गया मोम का पिघलना, और मोमबत्ती का जलना ये हो गया रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। बाकी रासायनिक प्रतिक्रिया के ये भी उदाहरण है, दूध से दही बनना। भौतिक का प्रतिक्रिया का हो गया गुब्बारे का फुलाना, है ना। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे लगाइएगा आपका एक रेट होगा। दही का जमना क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया। मज़ा आ रहा है दोस्तों सवाल करने में, और बोर तो नहीं हो रहे ना दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा कि यदि आपको बोर फीलिंग हो रहा है दोस्तों तो बताइएगा, थोड़ा सा और फास्ट खींचने का कोशिश करेंगे सवाल को। देखिए अगला सवाल है दोस्तों, बोर आखिर क्या होना दोस्तों? जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज हमको मिल रहा है, तो इसमें बोर क्या होना है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए ऑप्टिकल फाइबर होता है, देखिए रेशम का बना हुआ होता है या फिर कांच का बना हुआ होता है, या उपयुक्त में से दोनों से बना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, वो हम प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उसका यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर जो बना होता है दोस्तों, वो उपयुक्त दोनों से बना हुआ होता है, ये याद रखिएगा। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो रेशम से भी बनाते हैं, रेशम की जगह कई बार प्लास्टिक यूज कर देता है दोस्तों, कि कांच और प्लास्टिक के मिश्रण से। तो रेशम याद रखिए या फिर प्लास्टिक भी दे देगा, तो आप कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है आपको, ठीक है। तो प्लास्टिक बोल लीजिए या फिर रेशम से और कांच से, दोनों के मिश्रण से वो बनता है क्या, ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा सर ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है? नाम तो सर बहुत सुने लेकिन देखे नहीं है। देखिए सर ऑप्टिकल फाइबर आप मेले में गए होंगे मेरे भाई, तो देखिएगा इस प्रकार से होता है, और इसमें से कई छोटी छोटी पतली पतली है ना, वो धागे टाइप का निकला हुआ होता है। और यहाँ पे अगर आप, यहाँ पे उसका एक लाइट लगा होता है, जैसे ही आप यहाँ पे चाबी घुमाइएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चुनमुन चुनमुन टाइप का करने लगता है, लाइट वगैरह। तो आपको तो आप पता चल ही गया होगा, वैसे हम इमेज लगा देते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, यही है। ये क्या है दोस्तों, मेले में इस प्रकार से आप खरीदे होंगे, इसको आप क्या बोलिएगा, यही है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर। खैर ये तो छोटा छोटा है। जो यूज होता है ना दोस्तों, हमारे जो गवर्नमेंट वगैरह जो यूज करते हैं प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उसके लिए दोस्तों बहुत लंबी लंबी तार होती है, मोटी मोटी तारें होती है। उस वो ऑप्टिकल फाइबर जो समुद्र वगैरह में बिछाया जा रहा है, वो बहुत मोटी और बड़ी होती है। आपको समझाने के लिए बता रहे, जो आप देखें वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्या है दोस्तों आपका, ये हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ये किस चीज़ का बना होता है, तो रेशम या प्लास्टिक तथा कांच के मिश्रण से। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल है आपका 9 नंबर का सवाल। देखिए दोस्तों पूछा गया है, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा सवाल कट गया है। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए अच्छा पाया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये यानी कि रेड नहीं हो पाया। देखिए सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या फिर आर्गन। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी करेक्ट होगा, है ना। क्रस्ट में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। देखिए क्रस्ट जो पृथ्वी का जो परत होता है उसका, देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, क्रस्ट, मेंटल, क्रूड। एक होता है आउटर क्रूड, एक होता है इनर क्रूड। ठीक है, कोर उसको बोलते हैं। तो देखिए पृथ्वी के जो क्रस्ट होते हैं, क्रस्ट ऊपर वाला भाग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप ड्राइंग थोड़ा सा समझिए, ये हो गया आपका क्या, पृथ्वी। ये हो गया आपका क्या, कोर, यानी कि हिंदी में उसको क्रोड बोलते हैं, इंग्लिश में कोर बोलते हैं। ये हो गया आपका कोर वाला भाग यानी क्रोड वाला भाग। उसके बाद हो गया आपका क्या, मेंटल वाला भाग। उसके बाद आपका क्या हो गया, क्रस्ट वाला भाग। तो ये हो गया आपका कोर, ये हो गया आपका क्रस्ट, सॉरी मेंटल, और ये हो गया आपका क्रस्ट। तो बोल रहा है सबसे ऊपरी भाग, क्रस्ट माने सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सबसे ऊपरी भाग यहाँ पे इसी जगह पे ऊपर में हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे कौन सा, किस तत्व की अधिकता मिलती है, तो दोस्तों उसकी जस्ट नीचे हमें ऑक्सीजन की अधिकता देखने को मिलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगले सवाल पे
आइए अगला सवाल आपका 10 नंबर का सवाल देखिए, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, बताइएगा दोस्तों। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिंक के टुकड़े के साथ अगर हम अम्ल की प्रतिक्रिया कराते हैं तो हमें जो गैस प्राप्त होती है दोस्तों उसका नाम है हाइड्रोजन। याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसी अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े के साथ करा दे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा डिफिनेशन में नहीं जाते हैं, याद इसको रख लीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 11 नंबर का सवाल है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, कौन करता है, ये आपसे पूछा गया। कॉपर का छड़ होता है क्या, या फिर जिंक का छड़, या फिर ग्रेफाइट का छड़, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ग्रेफाइट का छड़। शुष्क सेल जो होता है, देखिए सबसे पहले आप समझिए सेल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हर सवाल में दोस्तों हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा डीप में जाके बताएं, और सवाल करने में भी मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। वैसे आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपको कैसा लग रहा है सवाल करने में, अच्छा लग रहा है कि नहीं, वीडियो आप में अभी तक बने हुए हैं कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई, और एक पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, हमको भी एनर्जी मिलता है। देखिए शुष्क सेल में कैथोड का कार्य, तो सेल सबसे पहले समझते हैं कितने प्रकार का होता है। तो सेल दोस्तों होते हैं दो प्रकार के, एक दोस्तों होते हैं प्राइमरी सेल, और एक दोस्तों आप पढ़े होंगे सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का सर काम क्या है और सेकेंडरी सेल का काम क्या है। देखिए प्राइमरी सेल का काम है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो करंट को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और सर सेकेंडरी सेल का, सर इसका काम भी है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होना, ठीक है। सर दोनों का जब एक ही काम है तो अलग अलग बांट क्यों दिए। तो देखिए प्राइमरी सेल जो होता है ना दोस्तों, इसको आप एक ही बार यूज में ले सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे रिमोट का जो बैटरी होता है, ठीक है, छोटा छोटा जो पतला पतला बैटरी लगा होता है, रिमोट का बैटरी हो गया, टॉर्च में जो पेंसिल बैटरी वगैरह लगता है वो बैटरी हो गया। तो ये सब जो बैटरी होता है ना दोस्तों, जैसे आप छोटे छोटे खिलौने में देखेंगे छोटा छोटा एकदम टेबलेट के टाइप का छोटा छोटा बैटरी आता है, वो सब दोस्तों शुष्क सेल ही है, यानी कि प्राइमरी सेल का ही उदाहरण है क्या, एक शुष्क सेल। तो ये सब शुष्क सेल ही होते हैं। तो यही यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि इसका जो कैथोड होता है वह किस चीज़ का बना होता है, यही पूछा गया है कि कैथोड का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट का छड़ करता है, ठीक है। अच्छा सर कैथोड का मतलब क्या हुआ, तो कैथोड का काम होता है जो बैटरी होता है ना, जिस जिस पर प्लस चार्ज आकर के जमा होता है उसको कैथोड कहते हैं, और ये बने होते हैं मुख्यतः ग्रेफाइट के, ठीक है। और जो सर एनोड होते हैं सर जिंक छड़ के बने होते हैं। जिंक छड़ के क्या बने होते हैं, एनोड, और उस पर सर माइनस चार्ज आकर के जमा होता है। याद रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे सवाल में पूछा कि जो शुष्क सेल होते हैं, ये वाला जो सेल होते हैं, इसमें कैथोड का कार्य कौन करता है, तो भाई जाहिर सी बात है क्या करता है, ग्रेफाइट, याद रखिएगा। और एनोड का कार्य कौन करता है, तो वो जिंक छड़ करता है, ठीक है। अच्छा सर प्राइमरी सेल तो समझ गए कि क्या होता है, वह एक बार से दोबारा चार्ज नहीं होता है। सर सेकेंडरी सेल क्या होता है, इसको सर आप एक बार से ज़्यादा यूज में ले सकते हैं, एक से प्लस, यानी कि एक से ज़्यादा आप यूज में कर ले सकते हैं। जैसे कि आपका बैटरी का जो फोन में जो होता है, जो सॉरी फोन में जो बैटरी होता है, लिथियम आयन बैटरी वगैरह हो गया, या फिर आपका लेड एसिड बैटरी वगैरह जो होता है, उन सभी बैटरी का सर किस में उदाहरण आएगा, आपका सेकेंडरी सेल में, ठीक है। उसको आप एक बार से ज़्यादा चार्ज कर करके उन्हें रिचार्ज कर सकते हैं ना, फिर से चार्ज कर करके आप यूज में ले सकते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेल। और प्राइमरी सेल क्या हो गया, जिसे आप एक बार से ज़्यादा में यूज नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों समझ में आया, ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे यही बोला गया कि शुष्क सेल, तो शुष्क सेल किसका उदाहरण है, प्राइमरी सेल का, ये भी याद रखिएगा। तो शुष्क सेल किसका उदाहरण हो गया, प्राइमरी सेल का। बोल रहा है शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है, तो ग्रेफाइट, और एनोड का कार्य कौन करता है, तो जिंक छड़। समझ में आया दोस्तों। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए इस प्रकार का सवाल एक और है, एनोड और कैथोड वाला, नीचे आएगा, ठीक है, बने रहिए वीडियो में। देखिए अगला सवाल आपका कि मीथेन गैस बनती है किस चीज़ से। देखिए दोस्तों ऑप्शन आराम से पढ़िए और आराम से सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों राइट आंसर जिन्होंने भी सोच रहे हैं, बिल्कुल राइट सोच रहे हैं दोस्तों। क्या होगा, सोडियम एसीटेट को अगर हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मीथेन गैस प्राप्त होता है। सर सोडियम एसीटेट का सूत्र बता दीजिए ना। तो देखिए दोस्तों सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होता है, इधर हम लिखते हैं, ये होता है दोस्तों CH3, उसके बाद COO, फिर Na, ये दोस्तों होता है आपका सोडियम एसीटेट। और इसको अगर हम गर्म करें, तो गर्म करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फ्लेम जला दिए, ठीक है, ये आपका फ्लेम जल गया। इसको अगर हम गर्म करते हैं सर किसके साथ गर्म करें, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम का सर फॉर्मूला क्या होता है, सोडा लाइम का मेरे भाई फॉर्मूला होता है CaHNa, उसके बाद O2। ये दोस्तों दो चीज़ के कॉम्बिनेशन से बना है, जो सोडा लाइम है ये दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और एक और कॉम्बिनेशन से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि COA। इन्हीं दोनों को मिलाने से देखिए ये आपका Na सोडियम यहाँ पे आ गया, दूसरा कलर ले लेते हैं तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए ये आपका सोडियम हो गया Na, ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद O हो गया NaOH, यहाँ पे O है, ये दोस्तों आपका O यहाँ पे आ गया, एक O इसमें भी है, तो दोनों का O मिलकर यहाँ पे 2 बन गया। उसके बाद H है, ये H यहाँ आ गया, और Ca यहाँ पे आ गया, है ना। तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, कैल्शियम, ये बना है, सोडा लाइम बना है, ठीक है। सोडा लाइम और ये जो सोडियम एसीटेट है, दोनों को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, ये CH3 यहाँ पे है, और ये वाला H एक जाकर के इसमें मिल जाता है। तो हमें दोस्तों क्या प्राप्त हो जाता है, क्लियरली सीधा यहाँ पे लिख देते हैं, तब हमें जाके प्राप्त हो जाता है क्या, CH3 इसका ले लेता है, और इधर से लेता है आपका H, तो दोनों मिलकर के बन जाता है CH4, और यही है दोस्तों आपका मीथेन का सूत्र। तो बोल रहा है मीथेन गैस कैसे बनती है, तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को जब आपस में गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, मीथेन गैस प्राप्त होता है।
समझ में आया दोस्तों। अगले सवाल पे चलें। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे। देखिए 13 नंबर का आपका सवाल है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर बताना है आपको। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ऑप्शन आपका देखिए दिया गया चतुष्फलकी संरचना, षटकोणीय संरचना, षटकोणीय संरचना। देखिए यानी कि आपको आप संरचना के आधार पर के मान करके आपको दोनों में अंतर बताना है, हीरा और ग्रेफाइट में। तो देखिए संरचना के को अगर हम आधार माने तो दोनों में क्या होता है, जो हीरा होता है दोस्तों, हीरा का जो संरचना होता है वह चतुष्फलकी होता है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, हीरा का जो संरचना होता है वह चतुष्फलकी, इसमें यानी कि चतुष्फलकी संरचना में कार्बन जुड़े होते हैं। ठीक है, और षटकोणीय संरचना किसका होता है, ये दोस्तों ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, और षटकोणीय संरचना में इसमें कार्बन जुड़ा होता है। तो ग्रेफाइट और हीरा का अगर संरचना के आधार पर अंतर करें दोनों में, तो ग्रेफाइट में कार्बन जो है षटकोणीय संरचना में जुड़ा होता है, और हीरा में जो कार्बन होता है वो चतुष्फलकी संरचना में जुड़ा होता है। तो वही बोल रहा है कि अंतर क्या है, चतुष्फलकी संरचना और षटकोणीय संरचना, यानी कि यहाँ पे संरचना के आधार पर कार्बन किस संरचना में जुड़े होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कलर हम वापस वही वाला ले लेते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, चतुष्फलकी संरचना एवं षटकोणीय संरचना दोनों में अंतर यही है। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल आपका 14 नंबर का सेल। देखिए आगे आपका सेल वाला है ना, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। एकदम दोस्तों सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी बताए होंगे दोस्तों तो आपको तो आंसर इसका दिख रहा होगा, है ना। राइट आंसर क्या लगेगा, जिंक। जिंक यहाँ पे यूज किया गया है, तो जिंक की सतह पर क्या आकर के जमा होता है सर, ऋणात्मक आकर के ऋणात्मक आयन जमा होता है ना, माइनस चार्ज। तो शुष्क सेल में एनोड का कार्य कौन करता है सर, एनोड का कार्य जो करता है वो माइनस करता है ना। तो जिंक यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यही तो सर मेरा एनोड है। एनोड कौन सा है दोस्तों, यही जिंक। तो जिंक का कार्य यहाँ पे क्या होता है, वह ऋणात्मक आयन को जमा करता है, यानी कि एनोड का कार्य करता है। कैथोड का सर कार्य कौन करता है, तो ग्रेफाइट का क्षण करता है, और वहाँ पर आपका प्लस चार्ज जमा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे। देखिए 15 नंबर का सवाल है, आदर्श गैस के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों इसका आप डी याद रख लीजिएगा, 22.4 लीटर। ठीक है, पूछा गया आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों 22.4 लीटर। ठीक है, वैसे आदर्श गैस आज तक पृथ्वी पे कोई आदर्श गैस नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। पूर्णतः कोई भी आदर्श गैस नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, हर गैस में कुछ ना कुछ कमी होता है, आदर्श कुछ भी नहीं होता है धरती पे। मनुष्य ले लो, कोई भी चीज़ ले लो दोस्तों, आदर्श तो कोई नहीं होता है। ठीक है, तो वही पे यहाँ पे बोला गया आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है। तो आयतन हम क्या चीज़ में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। तो 22.4 लीटर याद रखिएगा, 22.4 लीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। देखिए 16 नंबर का सवाल है, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है, यानी कि सामान्यतः जो है सबसे अधिक मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप पाया जाता है, ए प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस या फिर ओ प्लस। तो दोस्तों राइट आंसर ए याद रखिएगा, बी प्लस सर्वाधिक पाया जाता है ना। सामान्यतः आप देखिएगा किसी भी मनुष्य को उठा लीजिए तो उसका देखिएगा रक्त ग्रुप प्राय आपको बी प्लस ही मिलेगा। ये ए प्लस मिलना, ए बी प्लस मिलना, बाकी ओ प्लस मिलना, ये सब थोड़ा सा रेयर केस हो जाता है। लेकिन बी प्लस आपको लगभग लगभग हर बार मिलेगा, है ना। तो मानव वही बोला गया, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है, तो सर्वाधिक मात्रा में बी प्लस पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए 17 नंबर का सवाल दिया गया है, मशरूम है, मशरूम क्या है बताइएगा दोस्तों। शैवाल है, फंजाई है, कवक है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मशरूम एक फंजाई का उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा मशरूम क्या है, ना शैवाल है ना कवक है, मशरूम को हम फंजाई के श्रेणी में रखते हैं ना। तो राइट आंसर यहाँ पे बी लगाइएगा, फंजाई। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। 18 नंबर का सवाल देखिए, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है बताइएगा दोस्तों, लाल, हरा, बैंगनी या फिर नीला। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि लाल। देखिए स्पेक्ट्रम को पूरी तरह से आप समझ लीजिए। देखिए स्पेक्ट्रम होता है विव गयोर, है ना, विव, वी आई बी जी वाई ओ आर, विव गयोर यही तो होता है। वी से हो गया आपका वायलेट यानी कि बैंगनी कलर हो गया, आई से हो गया इंडिगो यानी कि आपका जामुनी, बी से हो गया ब्लू यानी कि आपका नीला, जी से हो गया ग्रीन यानी हरा, वाई से येलो माने पीला, ओ से ऑरेंज माने नारंगी, और आर से रेड मतलब लाल। तो बोला कि स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो ये हम दोस्तों उल्टा लिखें। ठीक है, सबसे ऊपर ये होता है। ठीक है, आपको याद रखने के लिए विव गयोर याद रखें। ठीक है, तो ये उल्टा होता है, सबसे ऊपर बोले तो नीचे से आप चलिएगा। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है दोस्तों, सबसे ऊपर आपका हो जाएगा, मिट गया दोस्तों कोई बात नहीं। तो सबसे ऊपर अगर बोला जाए तो सबसे नीचे अभी क्या आया था, रेड, है ना। तो सबसे नीचे जो रेड आया था वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी उससे ऊपर पूछे तो उससे पहले क्या था, विव योर, तो वाई ओ आर यही था ना, तो ओ नारंगी हो जाएगा। उसके पहले बोले तो ये येलो माने पीला हो जाएगा। सबसे नीचे अगर बोले, ऊपर तो ये है, सबसे नीचे अगर बोले तो क्या होगा, वी से वायलेट माने नारंगी, है ना। तो नारंगी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर सॉरी बैंगनी, बैंगनी हो जाएगा। तो अगर बोले सबसे नीचे तो बैंगनी, और सबसे ऊपर बोले तो रेड यानी लाल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा सर, आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे ए यानी कि लाल। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए 19 नंबर का सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों, सबको इसका आंसर मालूम होगा ही। राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी यानी कि 206 हड्डी, है ना। मानव शरीर में सामान्यतः कितनी हड्डी होती है, 206। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा।
अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। 20 नंबर का सवाल देखिए, दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा होता है, बताइएगा दोस्तों। दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा होता है? लैक्टोमीटर, एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर, अच्छा हाँ एक्टिनोमीटर, या फिर स्पेक्ट्रोमीटर, या फिर पेडोमीटर। दोस्तों दूध की जो शुद्धता मापता है वो लैक्टोमीटर मापता है। आप सभी को पता होगा, बचपन से ही पढ़ते आएंगे। दूध की जो शुद्धता मापा जाता है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अच्छा सर, लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापते तो हैं, लेकिन उसका इकाई क्या है, किस चीज़ में मापते हैं? जैसे हम पानी को माप रहे हैं तो उसको लीटर में मापते हैं, दूध को ही माप रहे हैं तो उसको हम लीटर में मापेंगे। जो लिक्विड पदार्थ है उसको हम किस चीज़ में मापेंगे? लीटर में मापते हैं। सर जो किलो वाला चीज़ होता है, जैसे भारी वाला चीज़, उसे हम किलोग्राम में माप लेते हैं, है ना? तो सर दूध को किस चीज़ में मापेंगे? देखिए दोस्तों, दूध को यहाँ पे नहीं माप रहे हैं हम। क्या माप रहे हैं मेरे भाई? दूध की शुद्धता को माप रहे हैं। और दूध की शुद्धता का मतलब क्या हुआ कि दूध का घनत्व उसमें कितना है ना। तो रियल में हम उसको क्या मापते हैं? दूध का घनत्व मापते हैं, ठीक है। दूध की घनत्व को उसमें मापा जाता है। तो किसी भी चीज़ का, लिक्विड का अगर हम घनत्व माप रहे हैं तो उसे हम हाइग्रोमीटर में मापते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, उसको दोस्तों हम हाइग्रोमीटर में मापते हैं। हाइग्रो ही होगा ना, हाइग्रो से आर्द्रता मापा जाता है, सॉरी दोस्तों, हाइड्रोमीटर है ना, दो होगा यहाँ पे, हाइड्रोमीटर में मापते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा दूध की शुद्धता मापने वाला इकाई वाली बात, ठीक है। अच्छा आगे दोस्तों अगर बात करें तो देखिए, दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र आपका लैक्टोमीटर हो गया। और दोस्तों लैक्टोमीटर में मापते तो हैं, इसका सर परफेक्ट मान कितना होगा? तो देखिए, दूध की शुद्धता अगर आपको मापना है, यदि आप अपने घर में, ज़्यादा इसका महंगा नहीं मिलता, ये यंत्र आप घर में भी ला सकते हैं, लैक्टोमीटर। देखिए अगर इसका रीडिंग अगर आपका हो जाएगा, यानी कि 1.0 होगा ना, 1.028 से लेकर के 1.032 ये होता है। 1.028 से लेकर के 1.032 के बीच में अगर आ रहा है तो समझिए आपका दूध का घनत्व ठीक है, आपका जो है उसमें पानी का मिलावट नहीं किया है दूध वाला। अगर दोस्तों इससे कम आ रहा है, ठीक है, दूध में पानी की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, लैक्टोमीटर की रीडिंग कम आती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर इनसे यहाँ से यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए 1 पॉइंट, सबसे न्यूनतम क्या है 1.028, यानी इससे अगर कम रीडिंग आ रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मात्रा में पानी तो मिलाया जरूर है। अगर अधिक कम आ रहा है तो वो अधिक पानी मिलाया होगा, इससे कुछ ही कम आ रहा है तो वह कुछ कम मिलाया होगा, है ना। लेकिन मिलाया तो जरूर होगा अगर इससे कम आ रहा है तो, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है उसका मान, ठीक है, घनत्व का मान। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपका 21 नंबर का सवाल है। तो टोटल सर 25 सवाल आपका लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला सवाल है आपका, निशानता यानी कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो सर हम लोग बचपन से रटते आए सर, रतौंधी जो होता है ना सर, विटामिन ए की कमी से होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे रतौंधी तो आपको समझ में आया होगा, निशानता मतलब समझे थे। अगर रतौंधी ब्रैकेट में आपको नहीं मिलता तब दोस्तों आप क्या करते? मान लीजिए यहाँ पे रतौंधी नहीं है, निशानता किसकी कमी से होता है, हो जाता ना कहीं ना कहीं। वैसे तो अंधता टाइप का आ रहा है तो आप ए तो लगा ही देते ऑप्शन में। कहीं पे ऑप्शन चेंजिंग करता है, कुछ उलट फेर करता है ऑप्शन, तो दोस्तों आप थोड़ा सा तो फंस सकते थे, है ना। तो निशानता दोस्तों याद रखिएगा, मतलब क्या है, निशानता मतलब रतौंधी ही होता है, ठीक है। तो निशानता हो जाएगा आपका क्या, विटामिन ए की कमी से। अच्छा सर बी क्या है? विटामिन बी की कमी से दोस्तों एक बेरी रोग होता है ना, बेरी। अच्छा सर विटामिन सी की कमी से तो सर स्कर्वी होता है, स्कर्वी। अच्छा सर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सर रिकेट्स होता है ना, रिकेट्स हो जाता है। तो विटामिन डी से रिकेट्स हो गया, सी से स्कर्वी हो गया, चमड़ी वाला रोग होता है, रिकेट्स हो गया हड्डी वाला रोग। विटामिन बी से सर बेरी होता है, ए से सर आपका रतौंधी होता है। तो याद रहेगा दोस्तों सारे रोग। आइए दोस्तों अगले सवाल पे, 22 नंबर का सवाल समझिए। निकट की वस्तु नहीं दिखने पर हुई दोस्त को कहते हैं, बताइएगा। निकट की वस्तु अगर साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष बोलेंगे, या दूर दृष्टि या उपयुक्त में दोनों बोलेंगे, या फिर कोई नहीं। तो दोनों तो दोस्तों बोल नहीं सकते सबसे पहले, इनमें से कोई ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई तो होगा। तो निकट की वस्तु नहीं दिखने पर उसे हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, याद रखिएगा। सर क्या बक रहे हैं आप, निकट की वस्तु अगर साफ नहीं दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष बोलेंगे ना? नहीं मेरे भाई, उल्टा होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, जिसको पता होगा उनको तो हंसी आ रही होगी। निकट की वस्तु अगर साफ नहीं दिखाई दे रही है तो उसे हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। और अगर दूर वाली वस्तु ही उनको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। बाकी निकट दृष्टि दोष अगर हुआ है तो अवतल लेंस का यूज करेंगे उसको दूर करने के लिए, और अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दोस्तों उत्तल लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, निकट की वस्तु अगर साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो सर उसे बोलेंगे दूर दृष्टि दोष हो गया है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। आइए मेरे भाई अगले सवाल पे, अगला है आपका सर 23 नंबर का सवाल। बोला जा रहा है दोस्तों, भूकंप किससे मापा जाता है, बताइएगा मेरे भाई। भूकंप को जो आता है पृथ्वी पर उसको हम किस चीज़ से माप कर बताते हैं कि हाँ भाई इतना तीव्रता वाला भूकंप था, तो मापते किस चीज़ से हैं, इलेक्ट्रोमीटर से। अरे भाई अभी तो देखिए, इलेक्ट्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता। हेक्टोमीटर से सर किसी चीज़ की लंबाई मापी जाती है। फोटो स्कोप जो होता है ना सर, इससे हम किसी फोटो का जो है लंबाई चौड़ाई वगैरह उसका आयाम वगैरह मापा जाता है, ठीक है। तो सर बच क्या गया सर, आपका सीस्मोग्राफ। तो आपका दोस्तों राइट आंसर सी होगा, सीस्मोग्राफ, ठीक है। भूकंप हम किस चीज़ में भूकंप हम किस चीज़ से में मापते हैं, सीस्मोग्राफ से मापते हैं, ठीक है। अच्छा सर एक और होता है सीस्मोग्राफ या फिर रिक्टर स्केल। तो याद रखिएगा, अगर रिक्टर स्केल भी मिल जाए
तो वो भी लगा सकते हैं। रिक्टर स्केल या फिर सिस्मोग्राफ आपका करेक्ट आंसर होगा भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों, 24 नंबर का सवाल देखिए, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है, लोहा, पारा, चांदी या फिर तांबा। तो मेरे भाई राइट आंसर क्या लगाइएगा, बिल्कुल दोस्तों बी करेक्ट होगा, पारा। सीने बार किसका अयस्क है, पारा का। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों, और 25 नंबर का सवाल है, लास्ट सवाल है। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, काफ़ी बड़ा ही सवाल है ना। देखिए सवाल दोस्तों आपका है, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों, 4 अवयवों में, यानी कि यहाँ पे 4 अवयव आपका दिया गया है ना, तो 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। तो देखिए, जो जानवर की कोशिका होती है और जो पौधों की कोशिका होती है, उनमें जो है कोशिका द्रव्य पाया जाता है, उनमें कोशिका कला सर क्या है, कोशिका झिल्ली को ही कोशिका कला बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका जो झिल्ली होती है ना, झिल्ली, उसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, कोशिका कला। तो कोशिका झिल्ली हो गया, या कोशिका द्रव हो गया, या नाभिक हो गया, जो बीच में होता है नाभिक। तो सर इन तीनों का उपस्थिति हमें किस में देखने को मिलता है, जो पौधों की कोशिका होता है उसमें भी, और जो जानवर की कोशिका, जंतु की जो कोशिका होती है उसमें भी। ठीक है, अरस्तु ने बताया हम लोग भी क्या है, ह्यूमन भी क्या है, जानवर ही है, लेकिन सोशल एनिमल है ना। तो हम लोग भी साइंस के बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, जानवर के ही गिनती में आते हैं। ठीक है, तो कोशिका बोला जा रहा है कि कोशिका को पहचानी जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवर में नहीं। तो ये तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों कोशिका जो है, ये कोशिका अंगक है मेनली। ठीक है, तो कोशिका अंगक ये जो तीनों है, यह जानवर में भी पाया जाता है और पौधों में भी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों लवक जो है, लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, तो लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड बोला जाता है, प्लास्टिड बोलते हैं, PLASTID सर, इसको प्लास्टिड बोलते हैं। तो प्लास्टिड जो होता है दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, वानस्पतिक चीज़ों में पाया जाता है। सर थोड़ा सा लवक के बारे में विशेष रूप से बता दीजिए तो याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लवक जो होता है ना, प्लास्टिड, वो 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है सर, क्रोमोप्लास्ट हरा रंग के अलावा वृक्ष में जितने भी रंग आप देखते हैं, जैसे फल का लाल रंग हो गया, येलो रंग, पीला रंग हो गया, गुलाबी, नीला, जो भी ले लो, हरा रंग छोड़ करके जितना भी रंग आपको वृक्ष में देखने को मिलता है वह क्रोमोप्लास्ट के कारण ही आता है। सर क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, तो पौधों में जो हरा रंग होता है ना दोस्तों, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में भी कार्य करता है ये। सर ये तो हो गया। सर ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, सर ल्यूकोप्लास्ट का वह कार्य है जहाँ पे देखिएगा जो जड़ हो गया, जड़ वगैरह, पेड़ का वह भाग जो कि सूर्य की रोशनी में नहीं रहता है, वह सूर्य से वंचित रह जाता है। जैसे कि पेड़ जो हो गया, पेड़ के नीचे जो पेड़ का जड़ वगैरह होता है ना, वो सब सूर्य के किरण से वंचित रह जाता है। तो वहाँ पे जो पाया जाता है, वहाँ पे सर आपका ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये सब का अवस्थिति सर ह्यूमन में कहाँ से होगा, आदमी में थोड़ी होगा, जड़ वगैरह ये सब तो पेड़ पौधे में भी हो सकते हैं ना। तो इसीलिए दोस्तों कह रहा है कि उस कोशिका को पहचानिए जो जानवर में तो नहीं होए, जानवर में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पेड़ पौधों की कोशिकाओं में होना चाहिए। तो दोस्तों क्या है, लवक, जो पेड़ पौधों में तो होता है, बाकी जानवर में नहीं होता है, बाकी इन तीनों की उपस्थिति तो दोनों में होती है। ठीक है, दोस्तों क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों क्लास कैसा लगा, ज़्यादा बोरिंग तो नहीं हुए ना आप लोग, कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा फास्ट खींचने का कोशिश करें, क्या कमी है दोस्तों आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।